आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाली खबर के साथ। मामले में दौसा पुलिस ने जेल के अंदर सिम सप्लाई करने वाले राजेंद्र महावर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही धमकी देने वाले कैदी नीमा से पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। इधर दौसा पुलिस की जांच में सामने आया कि जेल के अंदर सिम सप्लाई करने वाला आरोपी राजेंद्र महावर बिजली का काम करता था और जेल में उसका लगातार आना जाना था और इसी का फायदा उठाकर उसने जेल के अंदर सिम पहुंचाई। इसके लिए उसने 500 रुपए भी लिए थे। फिलहाल सीएम को जान से मारने की धमकी देने के मामले में जयपुर के विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं जेल में आरोपी नीमा के पास मिली सिम के मामले में एफआईआर पापड़दा थाने में दर्ज हुई है और सर्च अभियान के दौरान 9 अन्य मोबाइल मिलने के मामले में भी एक और एफआईआर पापड़दा थाने में दर्ज की गई है। मंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 2 एफआईआर दौसा में दर्ज हुई हैं, 1 एफआईआर जयपुर में दर्ज हुई है। हमारे साथ दौसा के एसपी रंजीता शर्मा हैं। मैडम, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिली थी और क्यों किया ऐसा, क्यों फोन किया, क्या हमें यह सूचना मिली कि शालावास जेल के अंदर फ़ोन होने की संभावना है। उसके चलते हमने एक टीम का गठन किया और हमारे एडिशनल साहब के नेतृत्व में हमने वहाँ पर सघन एक जो रेड और जांच की कार्रवाई है उसको बैठाया और जिसके चलते हमारे को एक जो फ़ोन है जिससे कि कॉल हुआ था वो भी रिकवर हुआ है। उसके अलावा 9 अलग अलग कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन्स हमने रिकवर किए हैं अलग अलग बैरिक से। अगर हम बात करें उस व्यक्ति विशेष की तो उसकी मानसिकता जो है इस समय अवसादग्रस्त पाई गई है और उसने ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं किसी दवाई की जिसकी जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जो वो ले रहा है उसकी ओवरडोज के चलते कहीं ना कहीं होश ना होने पर कॉल उसने की कंट्रोल रूम को और इस तरह की बात की। तो ये थी दौसा के एसपी रंजीता शर्मा। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो सिम सप्लाई किया करता था और अन्य जो सिम सप्लाई करने की जो बात आ रही है उसमें भी जांच की जा रही है कि कौन कौन इसमें शामिल था। साथ ही जेल कार्मिकों की मिलीभगत या फिर लापरवाही, इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर कौन कौन जिम्मेदार है, क्योंकि 3 जो जेल अधिकारी और कर्मचारी उनको सस्पेंड कर दिया है और अभी विस्तृत जाँच जारी है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। उधर कोटा में पुलिस ने 2 साल में गुम और चोरी हुए 75 लाख रुपए के 326 एंड्रॉयड मोबाइलों को बरामद किया है। कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ और सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने आज एसपी ऑफिस कार्यालय में बरामद किए गए मोबाइल को उनके मालिकों को सुपुर्द किया। अपने गुम हुए मोबाइल को पाकर मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे। मोबाइल पाने वालों में 14 कोचिंग स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। कोटा शहर पुलिस वी साइबर की टीम ने लगातार ट्रेस कर इन मोबाइलों को बरामद करने में सफलता हासिल की। ज्यादातर मोबाइल हड़ौती संभाग में ऑपरेट किए जा रहे थे। अब मोबाइल का उपयोग करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। ये मोबाइल 2022 से 2024 के बीच गुम हुए थे। सबसे ज्यादा विज्ञान नगर इलाके से मोबाइल बरामद हुए। ऑपरेशन साइबर स्ट्राइक के तहत पुलिस ने कार्रवाई कर मोबाइल मालिकों को मोबाइल लौटा दिए। सिटी पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कोटा सिटी एसपी, यहाँ की साइबर टीम, एडिशनल एसपी और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने CEIR पोर्टल के माध्यम से जो मोबाइल्स गुम हुए थे उनका पता लगाया जा करके करीब 300 से ज़्यादा मोबाइल रिकवर किए। 326 और वो मोबाइल रिकवर करके आज हम जिनके भी वो मोबाइल्स थे उनको बुला करके उनको मोबाइल पर्सनली हम हैंड ओवर कर रहे हैं। अगली खबर कोटा शहर से है, जहां पर MBS अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब छत का प्लास्टर अचानक नीचे आ गिरा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे। घटना के बाद सभी डॉक्टर वहां से उठ गए और मरीजों को वहां से हटाया गया। बारिश के चलते पूरे MBS अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में सीलन आ चुकी है और छतें टपक रही हैं। हालत यह है कि हर दिन यहां हादसे होते हैं। इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज ब्रिजमोहन माली ने बताया कि इस घटना की जानकारी अस्पताल अधीक्षक को दी गई है ताकि इसे ठीक तरीके से मरम्मत कर समय पर दुरुस्त किया जाए।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भर्ती में 100% आरक्षण की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज पिछले 7 दिनों से हड़ताल कर रहा है और इसके चलते प्रदेश के अलग अलग जिलों से गंदगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल कर रहे वाल्मीकि समाज ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। पिछले 7 दिनों से वाल्मीकि समाज के लोगों ने कार्य बहिष्कार किया हुआ है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आई हैं, जहां वाल्मीकि समाज के लोग अपने अपने तरीके से कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मी चाहते हैं कि 24,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, जिसके चलते जयपुर में पिछले 7 दिनों से सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया हुआ है। शहर में कचरे की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं। गोविंद देव जी मंदिर के आसपास कचरा जमा हो गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलाबी नगरी जयपुर फिलहाल कचरा नगरी बनी हुई है। जिस तरह से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, उस हड़ताल की वजह से आप देख सकते हैं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के लिए आने वाला ये मार्ग है और इस मार्ग पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, वो तमाम लोग कचरे की वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हर तरफ चाहे दुकानदार हो, चाहे यहाँ आने वाले श्रद्धालु हों, उन लोगों को कचरे की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ दुकानों के आगे आसपास कचरे के अंबार लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरफ कचरा बढ़ता जा रहा है। हड़ताल की वजह से कचरा उठ नहीं हो रहा है और जो दुकानदार हैं उन्हें भी काफ़ी बदबू और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी काफ़ी परेशान है। भैया कितने दिन से नहीं उठ रहा कचरा? सर 1-2 दिन से कचरा नहीं उठ रहा है अभी। क्या क्या परेशानी हो रही है? अध्यक्ष साहब से बात करिए आप, वो खड़े सामने। नहीं, क्या क्या परेशानी हो रही है? कचरे से बदबू हो रही है, श्रद्धालु होती है सर, मक्खी मच्छर होते हैं, उससे इन्फेक्शन फैलता है। उधर अजमेर में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले हड़ताल शुरू की। प्रदर्शन कर रहे वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने भर्ती में 100% उन्हें प्राथमिकता देने की मांग की है। आज निर्णय इस बात का लिया गया है कि प्रदेश स्तर पर चल रही हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए अजमेर ने भी आज से हड़ताल सफाई कर्मचारियों की है, क्योंकि हमारी एकमात्र एक ही मांग है कि जो 2024 में जो भर्ती होने जा रही है सफाई कर्मचारी की, वो ओनली फॉर सिर्फ वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमारा ये पुश्तैनी काम है। हमारे वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए 100%। इसके लिए विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के सभी विधायक एक मुश्त बोल रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। अन्य समाज को दोगे तो वो 2018 में एक भी काम नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं करेगा। चूरू और करौली में भी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग हुई। रतनगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अशोक स्तंभ से उपखंड मुख्यालय तक नारेबाजी करते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध जुलूस निकाला और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हमारे सफाई कर्मचारी भर्ती चल रही थी, उसमें आज तक सरकार ने, निवर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार ने, दोनों सरकारों ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे और कोर्ट में ले जाकर उसको छोड़ दिया गया और गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को साथ में लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमारा विरोध है कि मात्र वाल्मीकि समाज के लोग ही सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं। करौली में भी पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते करौली शहर में गंदगी के ढेर लगे हैं। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जब तक वाल्मीकि समाज के साथ न्याय नहीं किया जाएगा तब तक ये हड़ताल हम यथावत जारी रखेंगे। हमें पूरा 100 के 100% मिलना चाहिए। अदर समाज हमारी जगहों पर पोस्टेड होकर और वो कार्य नहीं करती है, आराम से कुर्सियां तोड़ती है ऑफिस में। तो हमारा तो राज्य सरकार से ये निवेदन है कि 100 के 100% हमारे वाल्मीकि समाज को दिया जाए। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी भले ही कोई भी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार से साफ कर दिया है कि सफाई कर्मचारियों को पहले 2 साल की संविदा पर रखा जाएगा। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के मामले में
मैंने मेरे अनुदान मांगों की बहस के बाद जो मेरा जवाब प्रस्तुत किया उसमें सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। पिछली सारी विज्ञप्तियां वापस लेते हुए हम नए सिरे से विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, जिसमें नगर पालिका द्वारा जारी 2 साल के अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होगी और उसी के आधार पर लॉटरी के जरिए 3 गुना लोगों को निकलवाकर उसमें से लगातार 2 साल तक जो सफाई का काम करेगा मानदेय पे रखेंगे। 2 साल तक उनसे सफाई का काम कराएंगे और उसमें जो सफल रहेगा उनको आगे होंगे। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें जवाब मिल गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार और सफाई कर्मियों के बीच चल रहा गतिरोध कब तक खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और करेंगे बड़ी खबर का। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर हथियारों की सौदेबाजी की जा रही है। खाजूवाला इलाके में लगातार खरीद फरोख्त जारी है। बीकानेर पुलिस को खुला चैलेंज भी दिया जा रहा है। पिस्टल, रिवॉल्वर और माउजर की डील की जा रही है। देसी कट्टा और राइफल की भी धड़ल्ले से डील जारी है। हथियारों के फोटो पोस्ट कर मोबाइल नंबर भी दिए जा रहे हैं। खाजूवाला पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो साफ तौर पर पुलिस को खुली चेतावनी दी जा रही है। धड़ल्ले से अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। फोटो खींच के बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया जा रहा है और मोबाइल नंबर भी लिखा जा रहा है। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं। धड़ल्ले से अवैध हथियार का कारोबार चल रहा है, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है पुलिस? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना है कि इस तरह से जो व्हाट्सएप पर खुलेआम हथियारों का फोटो डाला गया है और उसके अंदर एक नंबर भी दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को अगर चाहिए तो ऑल इंडिया जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ये सब हथियार ले सकता है। कहीं ना कहीं जो पुलिस जो दावे करती है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के, उसकी ये जरूर एक बहानगी देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो है बेखौफ ये लोग हैं और ये उस एरिया में चल रही है जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की फोटोएं चल रही है और अभी तक जो है पुलिस इसका ये पता नहीं लगा पाई है कि कौन आदमी है ये जो डाल रहा है, कितने ग्रुपों में ये गई है, इसकी जानकारी भी पुलिस के पास नहीं है। जी बिल्कुल, जरूरी है कि जल्द से जल्द पता लगाए पुलिस और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करे। लेकिन ये एक सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना विक्रम, कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार चल रहा है। साफ तौर पर जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, फोटोज अपलोड किए जा रहे हैं, डर नहीं है पुलिस का जरा भी? देखिए, निश्चित रूप से जो हथियार तस्करी से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है और ये जो लोग हैं वो बड़े तसल्ली के साथ जो है इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं और ये घटना भी उस क्षेत्र की है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मात्र कुछ ही दूरी पर है और इस इलाके में इस तरह से जो है हथियारों के लिए खुलेआम जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया है वो भी एक बार पढ़कर दर्शकों को बता दें। हालांकि ये जो पोस्ट है वो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जहां पर लिखा गया है कि अगर किसी भी भाई को रिवॉल्वर चाहिए, पिस्टल चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल कर ले, डिलीवरी करते हैं ओनली व्हाट्सएप मैसेज। देखिए किस तरीके से बदमाश धड़ल्ले से अवैध कारोबार चला रहे हैं, नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। विक्रम, इस नंबर की शिनाख्तगी हो सकी क्या? कौन है ये? देखिए, अभी तक जो पुलिस है वो केवल जांच की बात कह रही है। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि किसका ये नंबर है, पुलिस अभी तक उसे ट्रेस नहीं कर पाई है। लेकिन जिस तरीके से ये जो तस्वीरें डाली गई है, आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग कैटेगरी के इसमें हथियार जो हैं उन्हें इसमें दिखाया गया है और ये खुला चैलेंज है पुलिस के खिलाफ कि आपको जो भी चाहिए हथियार चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर संपर्क करके ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दावे पुलिस करती है कि हम बिल्कुल दावे तो फेल हो ही रहे हैं और बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है पूरे मामले पर। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आप नजर बनाए रखिएगा विक्रम, बहुत धन्यवाद आपका।
और अगली खबर बाड़मेर के सेडवा से है, जहां उपखंड क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की विभिन्न समस्याओं से परेशान छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का गुस्सा सोमवार को फूट गया। स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीण नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जिले के सेडवा उपखंड क्षेत्र के सालारिया गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की लेट लतीफी से परेशान स्कूली छात्रों और उनके परिजनों ने सोमवार को स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं का कहना है कि शिक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारे स्कूल में कई शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं और जो शिक्षक स्कूल में लगे हुए हैं वो भी समय पर नहीं पहुंचते। टीचर खुद अपने लिए सेडवा से पानी लेके आते, हमारे लिए क्यों नहीं लेके आते? हमारी मांगे पूरी करो। और पोषण बेच के खाते हैं। जो भी कोई गाँव ऐसे कोई स्कूल को कोई देता है, टीचर खुद लेके जाते हैं, स्कूल को क्यों नहीं। और रुक करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। खिलाड़ी लाल बैरवा का फिर से कांग्रेस के लिए प्रेम जग गया है। खिलाड़ी लाल बैरवा का 4 महीने में बीजेपी से मोह भंग हो गया। बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं मिला। बैरवा की ओर से ये बयान सामने, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की विचारधारा से उनका मेल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पायलट कहेंगे तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। 4 महीने के भीतर दोबारा से कांग्रेस के लिए खिलाड़ी लाल बैरवा का प्रेम जाग उठा है और साफ तौर पर उन्होंने बयान दे दिया और कह रहे हैं कि अगर पायलट कहेंगे तो दोबारा से वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। आने वाला समय कांग्रेस में नए लोगों का आएगा। बैरवा की ओर से ये भी बयान है, उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस से कोई बैर नहीं। खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं खिलाड़ी लाल बैरवा जी। सर, क्या बीजेपी में भी आपकी जो विचारधारा है वो मेल नहीं खाई? हाँ भाई, विचारधारा बरता, बाकी और कोई बात नहीं थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, वो विचारधारा का डिफरेंस था। इसलिए बोले इससे बेटर ये है कि अपने आप में रेस्ट करें, थोड़ा अलग हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस गुट के आप माने जाते हैं। क्या कुछ कारण रहे कि उस वक्त आपने जो अनुसूचित जाति आयोग है उससे भी इस्तीफा दिया, बीजेपी में आए और 6 महीनों के अंदर बीजेपी से किनारा कर लिया? भाई, मैं अनुसूचित जाति आयोग को बैदंग दर्जा दिलाना चाह रहा था और उसकी मैंने खूब लड़ाई लड़ी। जाल और कांड हो चाहे और सब जगह हो, तो मैंने शेड्यूल कास्ट के लिए बोला तो शायद तात्कालिक मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे इस बात की सजा दी कि 25 सितंबर की जो घटना थी, जिसमें मीटिंग बुलाई गई मुख्यमंत्री आवास पर और बाद में लोगों को फिर कहीं और जगह भेज दिया, हम उन लोगों में से थे जो कि जहां ऑब्जर्वर भी थे वो थे। शायद वो भी कारण रहा हो। शायद मैं सचिन पायलट के लिए बोलता था कि भाई पायलट साहब को भी अगर इस मुख्यधारा में लेते हुए ये जोड़ा जाए और इनका नाम अगर रखा जाए कि भाई राज आया तो इनको भी मौका मिल सकता है, तो राज आ सकता है, तो इसमें कौन सी गलत बात थी? तो सज़ा मिली। जब सज़ा मिल कर मुझे हाशिए पे बिल्कुल ला कर बाहर खड़ा कर दिया तो बीजेपी चले गए। इनको एहसास कराया, ठीक है ना, बीजेपी में रहे। हम तालमेल ठीक रखना चाहते थे कि बीजेपी में काम करेंगे, पर वो विचारधारा में नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। तो फिर हमने यही रखा कि भाई इससे बढ़िया है कि आप बिना मतलब के घुटो, इसे तो फ्रीडम में बोझ वजन उतारे घर पे आराम से सो, इसलिए वो रिजाइन कर दिया। मुझे याद आ रहा है जब आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तो आपने कहा था कि जो आला कमान को आईना दिखाने वाले लोग हैं वो कांग्रेस में जमे बैठे हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब क्या कारण रहे ऐसे? अब तो साइड में लगे ना। आने वाला राज, आने वाला टाइम कांग्रेस में अच्छे नए लोगों का आने वाला है। तो जो मठाधीश थे ना, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो क्या लगता है कि जो खिलाड़ी लाल बैरवा वापस कांग्रेस में जा रहे हैं? मैं 33 साल रहा हूँ, सही वक्त और सही टाइम आएगा और बात रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक तो नहीं, अभी तो विचारधारा में थोड़ा सा रेस्ट करने का मन है। नहीं, क्या लगता है पायलट साहब से बात हुई इन पूरे सियासी समीकरणों के ऊपर? आपने एकाएक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि जो मेरी कोई नाराज़गी नहीं है बीजेपी से, लेकिन जो पार्टी की विचारधारा है उससे मेरा मेल नहीं खाता है। नहीं, वो तो पायलट साहब से तो बात होती रहती है। पायलट साहब हमारे नेता हैं, पहले भी से भी बात रहते बीजेपी में थे, बीजेपी में रहते हैं, अभी भी बात होती है, कोई बड़ी बात उनसे दूरियां नहीं है।
और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोनीत राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े कल जयपुर पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे हरिभाऊ के जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम तय है। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 31 जुलाई को शाम 4 बजे राजभवन में वो शपथ ग्रहण करेंगे। सीजे एम श्रीवास्तव उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो कल जयपुर पहुंचेंगे मनोनीत राज्यपाल। खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां मनीषा हत्याकांड में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से महिलाओं का धरना 22वें दिन भी जारी रहा। नाराज महिलाएं ढोल बजाते हुए उपखंड कार्यालय के सामने नारेबाजी कर गुस्सा जाहिर करती रहीं। इस दौरान उपखंड अधिकारी नींद से जागे और नारा लगाया गया। उनकी ओर से कहा गया कि उनकी मांगों को सुना जाए। नाराज महिलाएं करीब 1 घंटे तक दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठी रहीं। इसके अलावा लोगों ने उपखंड अधिकारी के दफ्तर में न होने को लेकर भी कहा कि जब तक उपखंड अधिकारी सीट पर नहीं बैठेंगे तब तक रोज सुबह 10 बजे जनता सीट पर बैठेगी। दरअसल लोग मनीषा हत्याकांड समेत कई मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन वे अपनी सीट पर नहीं मिले। दिन से ये लोग भूख मर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ के नेताओं को जो जिम्मेदार है उनको भनक तक नहीं है कि यहाँ पर धरना चल रहा है। पुलिस प्रशासन जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर यहाँ का पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज करता है, और जो पीड़ित परिवार है जिनकी बच्ची को रोड पर मार के फेंक दिया गया उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। वो रिश्वत से उनकी जेबें भर देते हैं और वो अपनी जेब को भरकर चुपचाप बैठ जाते हैं। हम इस पुलिस प्रशासन को और राजगढ़ के प्रशासन को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा प्रशासन यहाँ से बदलना होगा, एसडीएम को कुर्सी खाली करनी होगी। अगली खबर अजमेर से है, जहां एक युवती को नौकरी का झांसा देकर 4 साल तक रेप करने का मामला सामने आया। आरोप है कि साल 2020 में उसकी आरोपी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद से ही वो उसके साथ रह रही थी, लेकिन नौकरी नहीं लगी तो आरोपी ने उसे अपने घर पर ही बंधक बना लिया। इसके बाद से ही वो मारपीट कर रेप करने लगा। उसे बंधक बनाकर घर के सारे काम भी करवाए गए। शराब के नशे में मारपीट की गई। मई 2024 में वो आरोपी के घर से जैसे तैसे भागकर अपने घर चली गई। इस दौरान आरोपी ने उसके ऊपर झूठा चोरी का आरोप भी लगाया। उसे रात भर कॉल कर परेशान किया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। वीरेंद्र मीना नामक व्यक्ति के खिलाफ कि वीरेंद्र मीना से मेरा संपर्क हुआ था वर्ष 2020 में। उसने मुझे सरकारी जॉब दिलाने के नाम बहाने मुझे अपने घर पे रखा। 2020 से और 2024 कल दिनांक तक लगातार ये उसके घर पे ही रही है। अब उसका कहना है कि मुझे बंधक बना लिया गया था, मुझे मारपीट करता था। जब मैं इसके चंगुल से छूट के गई तो इसने मुझे आरोप लगाया कि ये मेरे घर पे चोरी कर ले गई। ये उधर प्रतापगढ़ में लापता परिवार की गुमशुदगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो 3 बेटों ने मिलकर ही अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तीनों आरोपियों ने अपने पिता, सौतेली मां और सौतेली बहन की निर्मम हत्या की। इसके बाद तीनों के शव एनीकट में डाल दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपने पिता के शव के 100 किलो से भी ज्यादा के पत्थर पर वार कर एनीकट में उसे फेंक दिया। वहीं आरोपियों की सौतेली मां 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा बेटा विदेश फरार हो गया। नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने नए नियम जारी किए हैं। पीसीआई नई दिल्ली का हवाला देते हुए कॉलेज की भूमि, टीचिंग स्टाफ समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर नियम जारी किए गए हैं। आरयूएचएस के आदेशों के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में कॉलेज खोलने के लिए लगभग आधा एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 2 एकड़ की भूमि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा टीचिंग फैकल्टी को लेकर नियमों को भी सख्त किया गया है। नई आदेशों के मुताबिक टीचिंग फैकल्टी को उनके खातों में वेतन का ऑनलाइन भुगतान होगा। कॉलेज प्रिंसिपल और टीचिंग स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।